हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में कैजुअल इनकम को डिस्कस करेंगे। तो इनकम टैक्स एक्ट में कैजुअल इनकम के रिगार्डिंग क्या क्या प्रोविज़न मेंशंस हैं वो सब हम यहाँ देखेंगे। इसके एग्जांपल्स को देखेंगे, क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड नहीं हैं और टैक्सेबिलिटी का कैसा सीन है, क्या रेट लगेगा, टीडीएस का क्या होगा, वो सब चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैजुअल इनकम क्या होती है? तो बेसिकली वो इनकम जो कि नॉन रिकरिंग नेचर की होती है, मतलब ऐसी इनकम जो बार बार नहीं होगी उसको हम कैजुअल इनकम कहते हैं। ये इनकम अर्न बाई चांस होती है, मतलब अचानक से बाई चांस आपको मिल जाती है। इसका मतलब इस तरह की इनकम के लिए आपका एफर्ट नहीं लगा होता, आपने बहुत सारी एजुकेशन ली हो, बहुत मेहनत किया हो, उसके बाद ये इनकम आपको आ रही हो, तो वो फिर कैजुअल इनकम नहीं कहलाएगी, वो नॉर्मल इनकम कहलाएगी, क्योंकि आपने अपनी डिग्रियाँ अपनी एफर्ट से की हुई है। तो वो फिर आपकी कैजुअल इनकम नहीं होगी। कैजुअल इनकम होने के लिए क्या ज़रूरी है कि ये बाई चांस हो जाए। इसका मतलब आपके स्किल या आपका एफर्ट इसमें लगा हुआ नहीं होना चाहिए। तो ये अर्न बाई चांस होती है। ये एक तरीके की कैसी इनकम है, ये ऐसी रिसिप्ट्स है आपके जो एक्सीडेंटल हो। एक्सीडेंटल का क्या मतलब हो गया कि मतलब अचानक से हो गई, बाई चांस हो गई, अचानक से हो गई, कोई फिक्स कोई बाइंडिंग फोर्स नहीं था, कोई ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं था, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था जिसकी वजह से ये कंफर्म था कि आपको ये इनकम होगी। मतलब अगर हम कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो हमें पता होता है कि कंसिडरेशन होगा, इसका मतलब मुझे ये चीज़ मिलेगी, 2 महीने बाद 1 महीने बाद मुझे ये पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे नोन हो गया, वो पैसा आपको मिलना है, आपको ये इनकम फिक्स है ना। और क्यों मिलना है? क्योंकि आपने कोई एग्रीमेंट किया था, कोई काम था, कुछ बाइंडिंग फोर्सेस थे जिसकी वजह से आपको वो इनकम मिलता। तो फिर उस तरह की इनकम भले आपको नॉन रिकरिंग नेचर की हो, एक ही बार होने वाली हो, पर फिर भी वो हम कैजुअल इनकम नहीं कहेंगे उसको। कैजुअल इनकम तभी बनेगी जब आपका कोई भी इस तरह का बाइंडिंग फोर्स ना हो, आपको पहले से वो पता ना हो, आप नोन ना हो उस इनकम के रिगार्डिंग, अचानक से हो जा रही है और बाय लक या बाय चांस हुई हो, तब हम उसको कैजुअल इनकम कहेंगे। तो इसीलिए है कि ये एक्सीडेंटल हो और विदाउट एनी स्टिपुलेशन, मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट इस तरह से ना हो। अब जैसे कि अगर कोई पर्सन है, किसी ने घर को रेंट वो घर रहने के लिए अपना रूम रेंट पे लेना चाहता है, तो उस केस में ओनर और टेनेंट के बीच में एक एग्रीमेंट होगी कि भैया आप घर यूज़ करोगे तो आपको हर महीने इतना रुपया देना पड़ेगा। तो ऐसे केस में ओनर को ये जो इनकम रिसीव होगी वो इसलिए रिसीव हो रही है क्योंकि इनके बीच में एक एग्रीमेंट चल रहा है, और एग्रीमेंट चल रहा है कि भाई इनकम इनको हर बार होगी। तो अब इस तरह की इनकम को हम कैजुअल इनकम नहीं कहेंगे, ठीक है। या किसी ने 1 महीने के लिए बस ले लिया और रेंट पे लिया, 1 महीने के लिए लिया, तो यहाँ पे भी एक ही महीने की इनकम हुई ना, सिर्फ एक बार हो रही है, बट स्टिल ये क्या नहीं, आपकी कैजुअल इनकम नहीं कहलाएगी। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि ये विदाउट एनी स्टिपुलेशन हो, कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी ऐसा नोन फैक्टर, कोई बाइंडिंग फोर्स नहीं होना चाहिए। अचानक से हो जा रही है इनकम, तभी वो क्या कहलाएगी, कैजुअल इनकम। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कैजुअल इनकम को कौन सी चीज़ है जो इनकम को कैजुअल बनाती है, कि इसका जो रिसीविंग है ना वो अनसर्टेन टाइम्स हो, मतलब वो कभी भी हो गया, कोई फिक्स टेन्योर नहीं है, फिक्स टाइम पीरियड नहीं है, कोई गैप नहीं है, मतलब वो कभी भी हो जाती है, अनसर्टेन टाइम्स में वो आपको रिसीव हो रही हो, तो इसको हम कहते हैं कैजुअल इनकम। तो इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि वो कोई भी ऐसी इनकम जो नॉन रिकरिंग नेचर की होगी, मतलब वो बार बार नहीं होगी, कभी एक आध बार हो गई, नॉन रिकरिंग नेचर की होगी, बाय लक या बाय चांस हो रही है, कोई स्किल, कोई एफर्ट, कोई नॉलेज आपका इन्वॉल्व नहीं है इसमें, है ना, किसी मेहनत से आपने उस इनकम को नहीं कमाया है, वो एक्सीडेंटल इनकम है, नॉन इनकम नहीं, आप जानते थे कि वो आपको होगी, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो एक्सीडेंटल अचानक से हो गई है, मतलब आपने सोचा भी नहीं था और आपको मिल गई, ऐसी इनकम होनी चाहिए, और उसका टाइम पीरियड अनसर्टेन होना चाहिए, तभी उस तरह की इनकम को हम कैजुअल इनकम कहेंगे। अदरवाइज अगर ये सब कंडीशंस नहीं है, उसमें ये सब एलिमेंट्स वहाँ नहीं है, तो बाकी की सारी इनकम क्या होगी, कोई नॉर्मल इनकम ट्रीट होगी, और फिर हम उसका अलग अलग ट्रीटमेंट करेंगे इनकम टैक्स एक्ट में। क्लियर है? अब हम बात करते हैं कि एग्जाम्पल कैसी होती है कैजुअल इनकम, को एक आध एग्जाम्पल देखते हैं। तो जैसे कि विनिंग फ्रॉम लॉटरी, आपने लॉटरी खेली और आप विन कर गए, तो ये क्या है, एक कैजुअल इनकम है। देखिए, लॉटरी आपने विन की या आप जानते नहीं थे, एक्सीडेंटली हो गई ना, कोई नॉलेज स्किल ऐसा कुछ नहीं था, बाई चांस ही आपकी हुई है। क्लियर है? और ये नॉन रिकरिंग नेचर की है, आप लॉटरी विन कर ले रहे हो, तो ये ज़रूरी नहीं कि हर बार आप लॉटरी खेलने जाओ और हर बार ही आप विन करोगे, ये कभी कभार हो गया तो हो गया, और टाइम पीरियड भी अनसर्टेन है। तो देखिए, इस तरह की इनकम को ही हम कैजुअल इनकम कहते हैं। तो विनिंग फ्रॉम लॉटरी, हॉर्स रेस, पजल्स, कार्ड गेम्स, ये सब तरह से जो भी चीज़ें हैं, और जो भी आपने इस तरह से कमाई कि जिसका रिजल्ट क्या होता है, गैम्बलिंग या बेटिंग के थ्रू आपने ये सब अर्न किया है, मतलब ये सब जो विन कर रहे हो या जिससे इन सब से जो इनकम हुई वो इसलिए हुई क्योंकि आपने गैम्बलिंग की है, बेटिंग की है, जुआ, सट्टेबाजी, ऐसा हम बोलते हैं ना। तो अगर इन सब वजहों से आपने इन सब चीज़ों में कोई इनकम अर्न की, कोई विन किया, कुछ प्राइज़ मनी आपने जीती,
तो वो सब क्या कहलाएगी आपकी कैजुअल। हम प्राइस नहीं कह सकते, मतलब आप इस तरह से इनकम जनरेट कर रहे हो तो वो कैजुअल इनकम कहलाती है। इज इट क्लियर? मतलब मेन बात क्या है, गैम्बलिंग और बेटिंग का होना ज़रूरी है। इस तरह से आप इस पैसे को रेज कर रहे हो, इनकम को रेज कर रहे हो, तब ये क्या कहलाएगी, कैजुअल इनकम कहलाती है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात, जैसे हम कहते हैं ना नॉन रिकरिंग नेचर। अब मान लीजिए कोई पर्सन बहुत लकी है, वो हर बार अपना बेट लगाता है, हर बार वो करता है, और उसकी आदत है हर महीने वो खेलेगा, है ना, और हर महीने वो जीत जाता है, तो ये तो हैबिचुअल बेटिंग हो गई, हैबिचुअल हो गया उसका। तो भले ही आपका हैबिचुअल बेटिंग क्यों ना हो, पर फिर भी हम उसको कैजुअल इनकम ही कहेंगे। हैबिचुअल बेटिंग मतलब आप हर बार कर रहे हो, तो नॉन रिकरिंग वाली बात तो रही नहीं, ये तो रिकरिंग नेचर हो गया, बार बार हो रही है आपकी, बट स्टिल वो आपकी नॉर्मल इनकम नहीं ट्रीट की जाएगी, वो क्या ट्रीट की जाएगी, कैजुअल इनकम ट्रीट की जाएगी, राइट। अब कैजुअल इनकम के कुछ अलग अलग नॉर्म्स हैं, क्योंकि कैजुअल इनकम के टैक्स ज़्यादा लगते हैं, और वो जो एग्जम्पशंस होता है ना कि 2.5 लाख तक आप एग्जम्प्टेड हो, और ये सब उन सब दायरे से भी वो बाहर हो जाता है, उस पर एग्जम्पशन लिमिट भी अवेलेबल नहीं होती है। दैट्स वाई कैजुअल इनकम को हमें समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है कि भाई कौन सी इनकम कैजुअल है हमारी। तो अगर आप बेटिंग वेटिंग कर रहे हैं, तो भले ही आपकी आदत बन चुकी है, आप हर बार करते हो और हर बार जीत भी जाते हो, बट स्टिल इस तरह की इनकम को हम क्या नहीं कहेंगे, इसको नॉर्मल इनकम नहीं कहेंगे, इसको हम कैजुअल इनकम कहेंगे। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे तो हमने समझा कि कैजुअल इनकम क्या होती है। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम कैजुअल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है, डज नॉट इंक्लूड इन कैजुअल इनकम। देखिए, अब ये जो हम इनकम की बात यहाँ करने वाले हैं ना, वो कैजुअल इनकम में क्यों नहीं इंक्लूड हुई, क्योंकि इनका कहीं ना कहीं नेचर जो है कैजुअल इनकम से मिलता है। कैजुअल इनकम में जो कंडीशन या एलिमेंट हैं वो कहीं ना कहीं इस इनकम से मिल जाती हैं, बट स्टिल इनको हम क्या नहीं कहेंगे, कैजुअल इनकम नहीं कहेंगे, ठीक है। जितनी बार आप ये समझिएगा कि आप ये कैजुअल इनकम पढ़ क्यों रहे हैं, इसके लिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये समझना। पहले ये समझ लीजिए, क्योंकि जब आप इनकम टैक्स एक्ट में किसी पर्सन की टैक्सेबिलिटी को कैलकुलेट कर रहे हैं, इंडिविजुअल की टैक्सेबिलिटी को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आप इनकम टैक्स में कैलकुलेट करें, मतलब उसकी सारी इनकम को एसेस कर रहे हैं और फिर उस पर टैक्स लगाने जा रहे हैं। तो हमारे इनकम टैक्स एक्ट में ना एक इंडिविजुअल की इनकम को 5 हेड में डिवाइड कर दिया गया है कि भाई वो तो या तो सैलरी से हो रही हो, या आपका हाउस प्रॉपर्टी से हो रही हो, या पीजीपीपी से हो रही हो, कैपिटल गेन से हो रही है, फिर अदर सोर्स से हो रही है। इन 5 हेड में डिवाइड करनी है। इसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी होता है कि जो भी इनकम है वो कौन से हेड में जाएगी, मतलब इनकम का नेचर क्या है, हम उसको कौन सी हेड में डाल के फिर अपना पूरा टैक्स कैलकुलेट करें, क्योंकि हर हेड के लिए अलग अलग कहानियाँ हैं। तो पहले तो आपको इनकम बाइफरकेट करना पड़ेगा कि भाई मेरा इनकम किस हेड में जाने वाला है। क्लियर है? तो अब ये हेड जानने के लिए ये ज़रूरी है कि हम इस इनकम के नेचर को समझें। तो अगर नेचर आपकी जो इनकम, आपको जो पैसा मिला है, आपको जो इनकम हुई है, उसका नेचर इस तरह का है, जो किस तरह से है कि नॉन रिकरिंग है, कभी कभार हो गया, बाय चांस हो गया था, अनसर्टेन है, तो हम इस तरह की इनकम को क्या बोल देंगे, कैजुअल इनकम। अब जैसे ये कैजुअल इनकम हुई ना, तो आप तुरंत समझ जाइए कि यह तो सैलरी का पार्ट नहीं बनने वाली, हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं बनने वाली, पीजीबीपी का पार्ट नहीं बनने वाली, कैपिटल गेन का पार्ट नहीं बने। कहाँ जाएगी फिर? ये अदर सोर्सेज में जाएगी। तो हमें हेड डिफाइन करने के लिए ज़रूरी है कि हम इस इनकम के नेचर को समझे, आइडेंटिफाई करें कि इनकम का नेचर क्या क्या है। इज इट क्लियर? इसीलिए हम इस कैजुअल इनकम को समझ रहे हैं, क्योंकि अगर आपकी इनकम कैजुअल है और आप उसको नॉर्मल इनकम ट्रीट करके सैलरी में डाल दे रहे हैं, या आप उसको हाउस प्रॉपर्टी या पीजीबीपी में डाल देते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आप उनके एग्जेम्पशन, उनके टैक्स और सब कुछ ले लेंगे, जो कि गलत हो जाएगा और आप पे पेनाल्टी लग जाएगी, आपको नोटिस आ जाएगी। तो इस सब प्रॉब्लम से बचने के लिए ज़रूरी है कि उस सारी इनकम का सही ट्रीटमेंट करें। इज इट क्लियर? तो अब ये समझते हैं कि कौन सी इनकम को हम कैजुअल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे, राइट। तो कैपिटल गेन क्या है? कैजुअल इनकम नहीं है, ठीक है। कैपिटल गेन कैजुअल इनकम नहीं है। अब जैसे कैपिटल गेन कैजुअल इनकम क्यों नहीं है, हम एक कोई स्पेसिफाई करके बता रहे हैं। देखिए, जैसे आप कैपिटल गेन एक हेड है, और कैपिटल गेन होने का मतलब क्या हो, कैपिटल एसेट थी और उसको आपने सेल किया और आपको गेन हुआ या फिर लॉस हुआ, तो उसको हम कहते हैं कैपिटल गेन। उस सबको लॉस या गेन जो भी हो, उसको कैपिटल गेन के हेड में रखते हैं। तो इस चीज़ को कैजुअल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करिए मेरे पास एक ज्वेलरी है, ठीक है, और मैं ये ज्वेलरी सेल कर रही हूँ। तो ज्वेलरी अगर मैं सेल कर रही हूँ, तो ये मैं बार बार तो सेल करूँगी नहीं, तो ये तो नॉन रिकरिंग नेचर का हुआ, इसका मतलब मैं बार बार करूँगी नहीं, मैंने एक बार पहली बार करी है। तो अब मैंने ज्वेलरी सेल की, तो क्या मैं इसको कैजुअल इनकम कह दूँ? नहीं, ये कैजुअल इनकम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ज्वेलरी
कैपिटल एसेट्स में आएगी। भले ये रिलेटेड किससे है, पर्सनल बिलोंगिंग से है, पर ये एक्सेप्शनल रूल में आता है और ये क्या बन जाता है, कैपिटल एसेट्स बन जाता है। तो ज्वेलरी को अगर आप सेल करते हैं और उससे आपको इनकम हो जाता है, आपका फ़ायदा हो जाता है, तो उस केस में वो कहाँ चली जाएगी, कैपिटल एसेट्स में, कैपिटल गेन के हेड में जाएगी। क्लियर है, ना कि वो कैजुअल इनकम बन के अदर सोर्स में जाएगी। तो याद रखने वाली बात है, कैपिटल गेन को हम कैजुअल इनकम नहीं करते। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, रिसिप्ट्स अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और द एक्सरसाइज ऑफ अ प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन। मेरा कोई ऑक्यूपेशन है, मेरा कोई प्रोफेशन है, मेरा कोई बिजनेस है, उस काम को करते हुए अगर मुझे कोई इनकम आ रही है तो वो भी कैजुअल इनकम नहीं कहलाएगी। क्यों नहीं कहलाएगी? क्योंकि ये अर्नड बाई चांस नहीं है। मैं कोई बिजनेस कर रही हूँ या मेरा कोई प्रोफेशन है या मेरी कोई ऑक्यूपेशन है, मेरे पास कोई स्किल है, तभी तो मैं वो काम करके ऑक्यूपेशन में हूँ, तभी मैं जॉब कर रही हूँ। तो या तो मेरी कोई स्किल है, मेरे कोई नॉलेज है, मेरा कोई बिजनेस है और उससे मैं कोई रिसिप्ट या कोई इनकम जनरेट कर रही हूँ, तो वो कैजुअल इनकम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अर्नड बाई चांस नहीं है, ये अर्न बाई एफर्ट है, अर्न बाई नॉलेज है। मैंने बहुत स्किल, बहुत एफर्ट, बहुत नॉलेज लगाई, तब मैंने इस इनकम को अर्न किया। तो फिर ये कैजुअल इनकम कैसे हुई? इसमें तो मेरा स्किल, मेरी नॉलेज, मेरा एफर्ट लगा पड़ा है ना, तो इसको भी हम कैजुअल इनकम नहीं कहते हैं। क्लियर है? तो ये सब बातें हैं, ध्यान देने वाली हैं कि किसको हम कैजुअल इनकम कहेंगे, किसको कैजुअल इनकम नहीं कहेंगे। देखिए, अर्न बाई चांस ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इस पर बहुत सारे केसेस भी हैं, क्योंकि कुछ केसेस ऐसे ना कि हमने ये चीज़ करी, पर इस चीज़ को मैंने विन इसलिए किया या ये काम मैंने इसलिए किया क्योंकि मैंने इसमें बहुत एफर्ट लगाया था, बहुत मेहनत की थी, तो इसलिए इसको आप कैजुअल इनकम में नहीं डाल सकते। अर्नड बाई चांस नहीं है, एक्सीडेंटल नहीं है, मेरा एफर्ट, मेरी स्किल, मेरा नॉलेज लगा है वहाँ पे, तब हम उसको कैजुअल इनकम नहीं मानेंगे। तो ये सब ध्यान देने वाली बात होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रिसिप्ट बाय वे ऑफ एडिशन टू रेम्यूनरेशन ऑफ एन एम्प्लॉई सच एज बोनस, ग्रेजुटी, परक्विजिट एक्सेट्रा। तो आपका कोई एम्प्लॉई है, वो वर्क करता है, मतलब मान लीजिए मैं एक एम्प्लॉई हूँ, मैं वर्क करती हूँ ऑर्गेनाइजेशन में, तो मुझे मेरी सैलरी हो वो तो भाई फिक्स्ड है, वो तो बाइंडिंग फोर्स के अंदर है, स्टिपुलेटेड है, मेरा एग्रीमेंट है, काम कर रही हूँ, स्किल दे रही हूँ, उससे मुझे हर महीने रिकरिंग नेचर है, हर महीने मुझे इनकम आ रही है, मेरी सैलरी आ रही है। लेकिन मुझे अचानक से बॉस ने खुश होके क्या कर दिया, बोनस दे दिया, है ना, या मुझे एक्स्ट्रा कुछ अलाउंस मिल गया, कुछ और भी पैसे मिल गए, तो एक्स्ट्रा कुछ मिल रहा है, एक्स्ट्रा मतलब जो मेरा फिक्स रेम्यूनरेशन है उसके अलावा मुझे एडिशनल कुछ मिल रहा है। बोनस डिक्लेयर हुआ तो ये तो अचानक से ही हुआ होगा ना, बोनस तो पहले से एम्प्लॉय को नहीं पता ना कि मुझे बोनस मिलने वाला है, नहीं, ये तो अचानक से हुआ। और हमेशा हर बार थोड़ी ना बोनस देगा एम्प्लॉयर, इस बार दिया है तो ये भी नॉन रिकरिंग नेचर का हुआ, बट स्टिल इसको हम कैजुअल इनकम नहीं कहेंगे। ये क्या बन जाएगी, आपकी एक नॉर्मल इनकम, जिस तरह की अगर बोनस है, ग्रेचुटी, परक्विजिट है, तो सैलरी की इनकम बन जाएगी और सैलरी हेड में चली जाएगी। तो अगर कोई ऐसी रेम्यूनरेशन आपको मिल रही है जो एडिशन टू रेम्यूनरेशन, मतलब आपको रेम्यूनरेशन जो मिल रही है उससे एक्स्ट्रा आपको कोई पेमेंट रिसीव हो रही है और इन द फॉर्म ऑफ बोनस, ग्रेचुटी, परक्विजिट, तो स्टिल वो कैजुअल इनकम नहीं होगी। फिर इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, voluntary payment received in exercise of an occupation are not treated as casual income। और एग्ज़ाम्स में जैसे MCQ का अगर एग्ज़ाम होता है कभी, या फिर आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है जहाँ पे इनकम टैक्स का पेपर आ रहा होता है, तो वहाँ पे जो ज़्यादातर क्वेश्चन फ्रेम होते हैं ना, वो इसी पॉइंट से फ्रेम होते हैं। पॉइंट क्या कहता है, कोई वॉलेंट्री पेमेंट आप रिसीव कर रहे हैं, मतलब किसी ने आपको अपनी मर्जी से कुछ एक पैसा दे दिया। अब उसने अपनी मर्जी से पैसा दे दिया, इसका मतलब आप उस पैसे के बारे में नहीं जानते थे कि आपको मिलने वाला है, ये तो बाई चांस हो गया, एक्सीडेंटल हो गया, तो इसका मतलब तो कैजुअल इनकम होना चाहिए। लेकिन क्या कह रहा है, वॉलेंट्री पेमेंट आप रिसीव कर रहे हैं इन एक्सरसाइज ऑफ एन ऑक्यूपेशन आर नॉट ट्रीटेड एज कैजुअल इनकम। आपको वो जो वॉलेंट्री पेमेंट किसी ने दे दी, अपनी मर्जी से आपको कुछ एक्स्ट्रा मिल गया, उसने अपनी स्वेच्छा से कुछ आपको दे दिया, पर वो स्वेच्छा से आपको इसलिए मिला क्योंकि आप कोई ऑक्यूपेशन था, कोई वर्क था, कोई प्रोफेशन था आपका जो आप परफॉर्म करते थे, इसलिए वो खुश होकर आपको दे रहा है सामने वाला, और फिर आपको वो इनकम रिसीव हो रही है। तो इसको हम कहाँ नहीं लेके जाएंगे, इसको हम कैजुअल इनकम में नहीं ट्रीट करेंगे, है ना, ये पर्टिकुलर रिलेटेड हेड में चली जाएगी, हम कैजुअल इनकम उसको नहीं मानेंगे। ठीक है, जैसे कि इस पॉइंट से रिलेटेड कुछ एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे कि टिप्स गिवन इन एन ऑर्डिनरी वे ऑफ टैक्सी ड्राइवर। अब एक टैक्सी ड्राइवर को आपने टिप दे दिया, तो अब ये टिप क्या उसकी कैजुअल इनकम में आएगी? नहीं, ये कैजुअल इनकम नहीं हुई, क्योंकि आपने खुश होकर टैक्सी ड्राइवर को टिप क्यों दिया? क्योंकि वो अपना ऑक्यूपेशन परफॉर्म कर रहा था, उस ऑक्यूपेशन को परफॉर्म करते वक्त, उसको एक्सरसाइज करते वक्त आपने उसको एक्स्ट्रा पेमेंट की है। आप वेटर को टिप दे रहे हैं, तो वेटर को भी जो टिप दे रहे हैं वो कैजुअल इनकम नहीं हुई,
वो वेटर की जॉब कर रहा था, उस ऑक्यूपेशन को परफॉर्म कर रहा था, एंड देन आपने उसको एक्स्ट्रा पे किया, वॉलंटरी पे किया, अपनी मर्जी से पे किया, तो इस वजह से वो कैजुअल इनकम नहीं बनेगी, वो बल्कि उसकी प्रोफेशनल इनकम, मतलब अगर वो सैलरीड पर्सन तो उसके सैलरीड इनकम में चला जाएगा, वो उसकी इनकम है, वो कैजुअल इनकम नहीं है। ठीक है। एक इसी तरीके से एग्जांपल है कि कोई आर्किटेक्ट है, अगर उसने कोई प्लान अपना सबमिट किया एक कंपटीशन में और उसने प्राइज़ जीता, तो क्या ये इनकम उसकी कैजुअल इनकम हुई? क्योंकि हमने क्या किया, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस, पजल, मतलब कहीं से विन कर रहे हो तो आप, ये सब कैजुअल इनकम में आता है। लेकिन नहीं, ये कैजुअल इनकम नहीं, ये उसकी प्रोफेशनल इनकम हुई। क्यों? क्योंकि यहाँ जो आर्किटेक्ट ने पेमेंट रिसीव किया है ना, वो बाय एफर्ट रिसीव किया है। उसने अपना प्लान, आर्किटेक्ट का जो भी प्लान था, उसने बनाया, सबमिट किया कंपटीशन में, एफर्ट लगाया, है ना। भले वो एक्सीडेंटली तो नहीं कहूँगी, हाँ बाई चांस कह दो कि हाँ भाई वो कंपटीशन जीत गया, लेकिन ये बाई चांस भी नहीं था, उसकी मेहनत करी थी, उसने एफर्ट किया था, तब जाके उसको मिली है। अनसर्टेन टाइम्स का नॉन रिकरिंग नेचर है, एक ही बार हुई है, विन किया एक ही बार किया, बार बार नहीं करने वाला, वो नॉन रिकरिंग नेचर है, बट स्टिल ही कैजुअल इनकम नहीं है, क्योंकि यहाँ बाई चांस नहीं है, यहाँ पे एफर्ट है, यहाँ पे मेहनत है, तो इसीलिए उसकी प्रोफेशनल इनकम है। अगर वो आर्किटेक्ट नहीं होता तब वो प्लान सबमिट नहीं कर सकता था उस कॉम्पिटिशन में। तो अपनी प्रोफेशंस को, अपने ऑक्यूपेशंस को परफॉर्म करते वक्त अगर आप कुछ और एक्स्ट्रा पाते हो ना, तो वो आपका कैजुअल इनकम का पार्ट नहीं बनता है। क्लियर है? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है। इसी के साथ एक और बात आती है, गिफ्ट। तो अगर कोई गिफ्ट विफ्ट आपको मिलता है ना, तो भले ये गिफ्ट तो नॉन रिकरिंग नेचर का होता है, आपको अचानक से गिफ्ट, मतलब आपको किसी ने गिफ्ट दे दिया, ज़रूरी नहीं कि हर बार कोई गिफ्ट दे रहा है, इस दिवाली पर उन्होंने आके आपको गिफ्ट दे दिया, पर हर बार तो वो आपको गिफ्ट देंगे ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना है। या बर्थडे गिफ्ट की बात करते हैं, तो बर्थडे गिफ्ट है, तो बर्थडे गिफ्ट तो पता है कि रिकरिंग नेचर का, हर साल आपका बर्थडे आएगा, हर साल गिफ्ट मिलेगा, बट स्टिल ये जो गिफ्ट के आइटम होते हैं ना, वो कैजुअल इनकम नहीं होते, इवन ये टैक्सेबल ही नहीं होते हैं। मतलब एक लिमिट तक, जैसे 50,000 की अमाउंट हो गया, एक लिमिट तक ये टैक्सेबल नहीं होते हैं, वो एग्जेम्प्ट होते हैं, उससे एक्सीड होगा तब वो टैक्सेबल होगा। इवन दो अगर आप रिलेटिव से पा रहे हो, या अपने रिलेटिव मतलब अपने स्पाउस वगैरह से पा रहे हो, अपने हस्बैंड या वाइफ से आप गिफ्ट पा रहे हो ना, तो इस तरह के गिफ्ट या मैरिज पे गिफ्ट पा रहे हो, तो ये सब के सब टैक्सेबल नहीं होते हैं। उसी बात में एक चीज़ याद रखें कि अगर कोई मेंटेनेंस अलाउंस रिसीव हो रहा है, मतलब मेंटेनेंस अलाउंस का क्या मतलब होता है, तो जैसे कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में डाइवोर्स हो जाता है, और वाइफ को आपको रहने के लिए एक अलाउंस दिया जाता है, तो कि मतलब आपके खाने पीने के लिए और इन सब चीज़ों के लिए आपको कोर्ट परमिशन देती है, और आपके हस्बैंड को कि भाई हाँ आपको ये मिल जाए, एडिशनल फंड आपको दिया जाएगा, हर बार दिया जाएगा। तो इसी को बोलते हैं मेंटेनेंस अलाउंस। आपके रहने खाने के लिए जो खर्चा आपको दिया जा रहा होता है, वाइफ को मिलता है हस्बैंड से, क्योंकि वो अपार्ट हो जाते हैं, उनका डाइवोर्स हो जाता है, तो इस केस में उसको बोलते हैं मेंटेनेंस अलाउंस। अगर ये वाइफ मेंटेनेंस अलाउंस रिसीव करती है, तो ये ना ही कैजुअल इनकम है और ना ही कोई पर्सनल गिफ्ट है। ठीक है, ये टैक्सेबल फिर नहीं होता है। मेंटेनेंस अलाउंस रिसीव करना तो आपको रहने खाने का गुजारा करने के लिए मिल रहा, गुजारा भत्ता जिसको बोलते हैं, है ना, तो ये आपको मिल रहा है, तो ये तो ना तो कैजुअल इनकम बनती है और ना ही पर्सनल गिफ्ट बनती है। ये भी एक साइड हो जाती है कि वाइफ को मिलने वाला मेंटेनेंस अलाउंस क्या कहलाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, तो ये ध्यान रखिए, कोई इनकम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तो हमने समझे कैजुअल इनकम। तो कोई भी इनकम कैजुअल कब होगी, जब नेचर क्या हो, नॉन रिकरिंग, बार बार नहीं होगी, एक्सीडेंटली हुई हो, अर्न बाई चांस हुई हो, है ना, अनसर्टन टाइम पीरियड के लिए हो रही हो, अनसर्टन टाइम टेन्योर है उसका, मेरा बेटिंग का नेचर है, हैबिचुअल है, मैं बार बार करती हूँ, बट स्टिल वो कैजुअल इनकम होगी, ना कि नॉन कैजुअल इनकम। तो ये सब चीज़ें कैजुअल इनकम होती है, जिसमें ध्यान देने वाली बात है। बैटिंग गैम्बलिंग से चीज़ें कैजुअल इनकम बनती है। और कैजुअल इनकम इतना क्यों स्पेसिफाई करें, क्योंकि इस पर टैक्सेबिलिटी ज़्यादा है, 30% का सीधा सीधा टैक्स लगता है कैजुअल इनकम पे। फिर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट प्रोविजन रिलेटेड टू कैजुअल इनकम। इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है कि अगर कोई कैजुअल इनकम आपकी हुई है ना, तो कैजुअल इनकम को पाने के लिए आपने कोई खर्चा किया है ना, तो वो डिडक्टेबल नहीं है, मतलब उस खर्चे को ख़त्म करके फिर रिमेनिंग अमाउंट पे टैक्स लिया जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे मान लीजिए कि मैंने लॉटरी खरीदी, और लॉटरी खरीदी मैंने 1 लाख की, और 50 लाख की लॉटरी थी। 1 लाख फॉर एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ, 1 लाख रुपये मैंने लॉटरी की टिकट खरीदी, और 50 लाख की मेरी लॉटरी लगनी थी, और मेरी लग गई, मैं जीत गई 50 लाख रुपया। तो मैं बोलूँ कि 50 लाख पे टैक्स नहीं दूंगी, 50 लाख में से 1 लाख रुपये तो मेरा एक्सपेंस हो गया उस लॉटरी को पाने के लिए, प्लस मैं दौड़ के यहाँ वहाँ गई थी, तो उस दूसरे शहर जाना पड़ा था, फिर रिसीव करने और करना, तो मैंने 10-20 हज़ार और लगा दिए। तो मैं ये कह रही हूँ कि पहले वो 1,20,000 रुपये मेरा माइनस करिए,
फिर जो रिमेनिंग बचता है उस पर टैक्स लीजिए। तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक्सपेंसेस आर नॉट डिडक्टेबल। 50 लाख की लॉटरी लगी ना तो सीधे 50 लाख पर टैक्स दीजिए। एक उसको 50 लाख की लॉटरी जीतने के लिए आपने जो खर्चे किए ना उसको परमिशन नहीं कि उसको आप एडजस्ट कर लीजिए। तो एक्सपेंसेस आर नॉट डिडक्टेबल। नेक्स्ट, सेट ऑफ लॉस इज नॉट परमिटेड। देखिए आपने इनकम टैक्स एक्ट में, अगर आपने आगे पढ़ा है इसके बारे में, प्रोविजंस पढ़े हैं, तो आपको पता होगा कि इनकम टैक्स एक्ट में सेट ऑफ का प्रोविजन होता है। मतलब अगर आप बिजनेस करते हैं और बिजनेस में आपको लॉस हो गया इस साल, तो आप इस लॉस को जब नेक्स्ट ईयर अगर आपकी इनकम होती है ना, तो पहले आप इनकम में से इस लॉस को ख़त्म करिए, फिर जो रिमेनिंग इनकम बचेगी उस पर टैक्स दीजिएगा। तो इसको कहते हैं सेट ऑफ करना। तो ये जो आपकी कैजुअल इनकम होती है ना, अगर कैजुअल इनकम में आपको कोई लॉस होता है ना, तो उसको आपको सेट ऑफ करने की परमिशन नहीं मिलती। आपको लॉस हुआ, आप भूल जाइए, लॉस गया आपका। कोई आप उसको नेक्स्ट टाइम, जैसे मान लीजिए मैंने लॉटरी खेली, इस बार मेरा लॉटरी नहीं लगी, मेरे लॉस हो गया। फिर नेक्स्ट ईयर मेरी जब लॉटरी लगी तो मैंने क्या कहा, नेक्स्ट ईयर मान लीजिए मेरी लॉटरी लगी गई, तो नेक्स्ट ईयर जब मेरी लॉटरी लगी तो मैंने कहा कि पिछली बार का लॉस पहले मुझे खत्म कर दीजिए। पिछली बार मेरी नहीं लगी थी, इतना मेरा खर्चा हो गया था, तो उस पिछली बार के लॉस को मेरा सेट ऑफ करने दीजिए। तो पॉसिबल है क्या? नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो लॉसेस को सेट ऑफ करने की परमिशन नहीं होती है। इनकम टैक्स एक्ट ने दो चीज़ें कही, एक्सपेंसेस नहीं होंगे, जो लॉस है वो सेट ऑफ नहीं होगा। फिर टीडीएस कट होगा। अगर आपकी कैजुअल इनकम है तो उस पर टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स, मतलब कि जब वो आपको दिया जाएगा, इस तरह की इनकम आपको मिलेगी ना, तो पहले इनकम में से टीडीएस कट हो जाएगा, फिर रिमेनिंग अमाउंट आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये टीडीएस कैसे होता है? जैसे विनिंग फ्रॉम लॉटरी, हॉर्स रेस, क्रॉसवर्ड पजल गेम्स, अगर आप इन सब चीज़ों में आप करते हो, तो अगर 10,000 रुपये से ज़्यादा का अमाउंट आप विन करते हो तो पहले क्या कटेगा? टीडीएस कट होगा, फिर आपको अमाउंट प्रोवाइड किया जाएगा। अगर 10,000 से ज़्यादा है तो तब टीडीएस कट हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे रेट ऑफ टैक्स, जितनी भी कैजुअल इनकम है उस पर किस रेट से टैक्स लगता है? तो कैजुअल इनकम पे जो टैक्स का रेट है वो कितना है? 30% का है। विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, गेम्स, ये जो रेसेस गैम्बलिंग और बेटिंग के थ्रू आती हैं, इन सब में कितने परसेंट का टैक्स लगता है? 30% का टैक्स लगता है अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, अब एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है, इसकी टैक्सेबिलिटी का पूरा सेक्शन देख लेते हैं कि कैजुअल इनकम को किस हेड के अंदर टैक्सेबल किया गया। तो अंडर सेक्शन 115 BB के अंदर कैजुअल इनकम को टैक्सेबल किया गया है, 115 BB, है ना। अब यहाँ पे कैजुअल इनकम किस हेड के अंदर आता है? तो 5 ही हेड है। जब किसी और हेड से स्पेसिफिक नहीं है तो फिर कहाँ जाएगा? अदर सोर्सेज के अंदर जाता है, और इसमें फ्लैट रेट कितना लगता है? 30% लगता है अकॉर्डिंग टू 115 BB। और जो हम टीडीएस की बात करते हैं ना, तो टीडीएस 30% का जो लगता है वो क्या लगता है? 194 BB के हिसाब से रहता है। मतलब टीडीएस का रेट जब हम चार्ज करते हैं ना, वो आपको पहले ही ले लिया जाता है, तो वो 94 BB के हिसाब से रहता है। तो वही 30% लगता है। ऐसा नहीं कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग 30 + 30 60% का टैक्स है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या हैं? कैजुअल इनकम के टैक्स के रिगार्डिंग हो गई। सो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि कैजुअल इनकम क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं आप, और उसको जब हम कैलकुलेट करते हैं, किसी की कंप्यूटेशन करते हैं, तो वो कैसे करते हैं। तो जब हम कंप्यूटेशन इंडिविजुअल की करेंगे ना, तो वहाँ पे कैजुअल इनकम को पहले साइड कर देते हैं। उसकी टोटल टैक्स लायबिलिटी जब हम बनाते हैं ना, तो उसमें कैजुअल इनकम ऐड नहीं रहती, वो एक्सक्लूड कर दी जाती है। फिर उसके बाद टैक्सेबिलिटी कैलकुलेट की जाती है। तो आई होप आपको क्लियर होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।